नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से डायरेक्ट हिट सारे ऐसे ही क्यों करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड है कि मानने को तैयार नहीं। एक फ्रंट पे विरोध, उस विरोध का जुगाड़ बीजेपी करे, इसके पहले जनता दल यूनाइटेड दूसरा फ्रंट खोल देती है, तीसरा फ्रंट खोल देती है। और जनता दल यूनाइटेड ने अब ये मसला सिर्फ बिहार और जातीय जनगणना तक नहीं रखा, या विशेष जो दर्जा था वहां तक नहीं रखा। अब जनता दल यूनाइटेड इस एनडीए सरकार की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए इसमें भी दखल रखने का बात कर रही है, जब उन्होंने कहा कि इजराइल को हथियार मत दीजिए। और उनका भी सही है, क्योंकि ये सरकार एनडीए की है, ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी की नहीं। और ये लगातार मोदी जी ही कहते हैं कि ये एनडीए की जीत है। जब एनडीए की जीत है तो एनडीए के घटक दलों को क्या आप विश्वास में ले पाएंगे? बिहार हमेशा क्रांति की जगह रही है। सारी क्रांतियां बिहार से हुई है। इमरजेंसी के बाद, आपातकाल के बाद, जब इंदिरा गांधी हाशिए पे चली गई थी, तब इस बिहार के इस हत्याकांड ने इंदिरा जी को फिर राष्ट्रीय पटल पर लाया। और फिर बाकी इतिहास आप सब जानते हैं। जयप्रकाश नारायण हो, लोहिया हो, सारे विचारधाराएं वहीं से निकलती हैं। और फिर क्या इस 2024 के बाद गठित एनडीए सरकार का पतन भी उस वहीं से शुरुआत होगी। क्योंकि यदि आप अपने सहयोगियों की इज्जत नहीं करेंगे, सहयोगियों को विश्वास में नहीं लेंगे, तो सहयोगी बोलेंगे, क्योंकि सहयोगी आपके भरोसे नहीं, इस बार आप सत्ता में उनके भरोसे हैं। कई मसले हमने देखे, लेकिन अभी लेटेस्ट जो हुआ है, जो फिर मुझे लगता है कि सीधा हिट कर रहा है भाजपा को, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जनता दल यूनाइटेड ने अपने 2 उम्मीदवार उतारे। जो 18 सितंबर को जो पहले चरण का वोटिंग है, उसमें 2 उम्मीदवार उतारे। और उनका कहना है कि 25 तारीख को जो दूसरा वोटिंग होगा, शायद उसमें भी कुछ उम्मीदवार उतारे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे असंतुष्ट उनके पास आ रहे हैं। सवाल उम्मीदवार उतारने का नहीं, सवाल बीजेपी से अलग होकर लड़ने का नहीं। ऐसे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट तो वहां पे भी है, इंडिया गठबंधन में भी होता है। लेकिन जो घोषणा पत्र जारी किया, वो भाजपा को परेशानी बढ़ाने वाला है। जो घोषणा पत्र है जनता दल यूनाइटेड का, वो ये कहता है कि हम जो पत्थरबाजी करने के लिए और राजनीतिक कैदी है, उनके रिहाई का वादा करते हैं। और वहां के जो अध्यक्ष हैं जीएम शाहीन, उन्होंने कहा कि हमने डाटा इकट्ठा किया है, करीब करीब 840 ऐसे युवा हैं जो सालों से सड़ रहे हैं जेल में पत्थरबाजी के जुर्म में। और ये केसेस जरूरी नहीं कि अभी की सरकार के हो, इनमें से कुछ लोगों के खिलाफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जब सत्ता में थी तब के भी केसेस हैं। इन लोगों को छोड़ना होगा, और हम वादा करते हैं, और हम लगातार केंद्र पे दबाव भी बना रहे हैं। केंद्र को उन्होंने पत्र भी लिखा है, गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है। ये जब चीजें सामने आती है, एक तरफ गृह मंत्री कहते हैं कि पत्थरबाज या आतंकी गतिविधियों से लिप्त लोगों के परिवार या नजदीकियों को भी सरकारी नौकरी नहीं देंगे, कड़ाई से उनके साथ पेश आएंगे और आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे। आतंकवादी जम्मू कश्मीर में नहीं है, आतंकी सीमा पार है। सीमा पार से आतंकी जम्मू कश्मीर में आके वारदातें करते हैं, और ये वारदातें हमने कई बार देखी। 370 के बाद वारदातें कम होने की बात हो रही थी, सरकार मुंह पे गिर गई। नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी की वजह से आतंकियों को पैसा ही नहीं मिलेगा और आतंकी गतिविधियां खत्म हो जाएगी। लेकिन नोटबंदी के बाद जो 2000 रुपये का नोट इंट्रोड्यूस किया, चौथे दिन वो जम्मू कश्मीर के वैली में आतंकियों के पास मिला। इसके मायने इस सरकार जो नोटबंदी के साथ आतंक को जोड़ रही थी, वो सरकार की मूर्खता थी। 370, 35, ये यूनियन टेरिटरीज, इन तमाम चीज़ें होने के बाद भी हम लगातार रोज खबरों में पढ़ते हैं कि आतंकी गतिविधियां जारी है, आतंकी हमले जारी है, उनके 4 मरते हैं और हमारे 2 शहीद होते हैं। सवाल ये आंकड़ों का नहीं है, आईपीएल का मैच नहीं है किसने कितना स्कोर किया। सवाल है कि इस देश में एक भी तिरंगे में लपेट के कोई
डेड बॉडी गांव आती है तो पूरा देश रोता है क्योंकि हमने एक अपना बच्चा खोया है। वो कितने खोते हैं, वो कितने मारे जाते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन कुल मिला के जो स्थिति है वो भयावह है। और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का ये कहना कि हम जेल से लोगों को छोड़ने का वादा करते हैं और हमने गृह मंत्री को लिखा है और हम दबाव लाएंगे, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान यदि ये सवाल पूछे गए तो क्या मोदी जी या गृह मंत्री जी ये कहेंगे कि हम जनता दल यूनाइटेड की बात नहीं मानते? यदि आप नहीं मानते तो फिर जनता दल यूनाइटेड आपके साथ दिल्ली में क्यों है? ये सवाल जनता दल यूनाइटेड को पूछा जाएगा तो उनको जवाब देना होगा। और जम्मू कश्मीर के चुनाव में जितनी तल्खियां आ रही हैं, पार्टी अपनी खुद के विद्रोह से जूझ रही है, संघ का लगातार पलटवार हो रहा है। और ऐसे में जो सहयोगी दल है जनता दल यूनाइटेड, उसने एक बड़ा फ्रंट खोल के रखा है। और वो अध्यक्ष जो बार बार कहते हैं कि किसी भी हालत में हम ये दावा करते हैं कि हम केंद्र पे दबाव डलवाकर इन 840 बच्चों को जेल से छुड़वाएंगे। मामला यहाँ तक ही नहीं होता। देखिए जनता दल यूनाइटेड कितनी डिफिकल्टीज, मतलब कितने फ्रंट पे घेर रही है मोदी जी को। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि आप कहते हैं कि आज जा रहे हैं मोदी जी, कल जा रहे हैं। सवाल जाने का नहीं, सवाल तब जाएंगे मोदी जी जब ये बैसाखियाँ निकलेगी। और ये बैसाखियों में जरा भी क्रैक होने की आवाज़ आती है तो एक सजग पत्रकार या विश्लेषक होने की वजह से ये हमको आप तक बात लानी होगी कि स्थिति ठीक नहीं चल रही है। ये ज़रूरी नहीं कि दूध फटने के बाद ही बताया जाए कि दूध फट गया, लेकिन दूध फटने के पहले यदि बोले कि ये नींबू जरा दूर रखो दूध से, नहीं तो दूध फट जाएगा, ये भी बताना ज़रूरी है। अब आते हैं आसाम पे। 30 अगस्त 2024 को असम के विधानसभा में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि हमने जो पुराना नियम था कि जिसमें शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को 2 घंटे की छुट्टी दी जाती थी, वो हमने रद्द कर दी। और यह ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा इससे 2 घंटे जो छुट्टी पे जा रहे थे वो नहीं जाने से एकाएक हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। इसके मतलब इनडायरेक्टली वो मान रहे हैं कि इतने मुसलमान आसाम में हैं कि 2 घंटे यदि वो काम करे तो एकाएक जीडीपी बढ़ सकता है आसाम का। लेकिन ये आसाम की जनता ने उन्हें चुना है, उन्हें अधिकार है नियम बनाने का। लेकिन जनता दल के नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि जो निर्णय हेमंत विश्व शर्मा के मंत्रालय ने लिया, मंत्रिमंडल ने लिया, वो संविधान की मानकों के खिलाफ है। संविधान हमें सभी धर्मों को अपने रीति रिवाजों को समान अधिकार से मनाने का अधिकार देता है और उन्हीं रीति रिवाजों को जीवंत रखने का भी अधिकार देता है। ये 2 घंटे का जो छुट्टी का इतने सालों से चल रहा था, वो रोक के आपने कहीं ना कहीं संविधान की अवहेलना करी। उन्हें आगे कहा कि क्या इसी तर्ज पे आप कामाख्या मंदिर में होने वाले जो लगातार बलि चढ़ाई जाती है उसको भी रोकेंगे जीव हत्या के नाम पे? क्या आपकी हिम्मत है उसको रोकने की? आगे उन्होंने कहा कि हेमंत विश्व शर्मा, हिंदू मुसलमान छोड़, उनकी तादाद ज़्यादा है, हम 40% वो है तो हम कैसे करेंगे, लोअर से अपर नहीं आने देंगे, 2 घंटे का हम उनका छुट्टी कैंसिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों से लड़ने के बजाय आसाम में जो गरीबी है उससे लड़े, आसाम की जनता को गरीबी रेखा के ऊपर लाए। आसाम सालों से, आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक 75 साल हो गए, लेकिन आसाम की जो मुख्य समस्या है बाढ़ की, उससे कोई निजात नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि हेमंत विश्व शर्मा को इस पे भी काम करना चाहिए, ये बाढ़ से निजात कैसे पाए। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड के ये कौन बताए कि अब बीजेपी में हेमंत विश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, मोहनलाल यादव, इन सभी के बीच में एक बड़ा कंपटीशन लगा है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का सेवक कौन हिंदुत्व के ध्वज को उठा के चलेगा। अभी नंबर 2 पे कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन संघ को खुश करने के लिए हिंदुत्व को और उग्र हिंदुत्व को दिखाने की एक कंपटीशन लग रही है। इसीलिए कोई जय राम और श्री कृष्ण की जय बोलनी होगी तो भी यहाँ रह सकते हो की बात करता है, कोई बटेंगे तो कटेंगे की धमकी देता है, तो कोई
ये बात करता है कि मैं हाँ, और विधानसभा के पटल पे कहता है कि हाँ, मैं पक्षपात करूँगा। क्या कर लेंगे आप? यदि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी पक्षपात करने की बात करता है, या शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बीजेपी की, वो कहता है कि जिसने हमको मत दिया उसी का हम विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास ये ढकोसला है, तो भाजपा की कथनी और करनी में कितना फर्क है ये दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं उग्र हिंदुत्व के नाम पे सारे हिंदुओं को इकट्ठा कर, अल्पसंख्यकों को से डराकर एक नई टाइप की राजनीति, जो एक ही तरकश में इनके तीर है, वही बार बार चला रहे हैं। क्योंकि आने वाले चुनाव में, इस 2024 के चुनाव में एक बात बता दी आपको कि भाजपा को पहली बार झटका तो लगा, और ये झटका लगा कि ये सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुओं ने भी उनके खिलाफ वोट दिया। हिंदू अपने पाले से क्यों गए, इससे विचलित अब हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस हिंदू मुसलमान की लड़ाई में आखिर प्रदेश का क्या हो रहा है? जनता दल यूनाइटेड ने जो सवाल उठाया वो उनका अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन उसका सेकंड पार्ट जो है कि आप हिंदू मुसलमान करना छोड़ दीजिए और बाढ़ से निजात दिलवाइए, ये अहम बात है। क्या हेमंता जब से मुख्यमंत्री बने तब से सिवाय इसके और किसी पे काम कर रहे हैं? इतना समय यदि उन्होंने इस पे बिताया होता तो शायद आज आसाम बाढ़ पीड़ित होने के बजाय पानी से भरपूर और बाढ़ रहित प्रदेश कहलाता। लेकिन फिर हमारे नेता हमेशा सत्ता में आते हैं सत्ता भोगने के लिए, और फिर काम करते हैं निरंतर सत्ता में आने के लिए। और निरंतर सत्ता में आने के लिए ये तमाम हथकंडे, जिसे चाहे देश का विघाटन हो, चाहे सामाजिक ताना बाना नष्ट हो, इसका कोई सारोकार किसी को नहीं। सिर्फ एक लक्ष्य होता है, सत्ता में बने रहना है। और मेजोरिटेरियन जितने बहुसंख्यकवाद के पीछे चलते, बहुसंख्यकों को किस वजह से हम इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे फिर वो कितना भी असंसदीय हो, असंवैधानिक हो, तो भी उसकी तमा कोई नहीं बांधता। न्यायपालिका के आदेशों की धज्जियां उड़ती है, क्योंकि उन्हें सत्ता में रहना होता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के, चाहे आसाम का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे पत्थरबाजों का मामला हो, या 2 घंटे छुट्टी का मामला हो, जिस प्रखरता से जनता दल यूनाइटेड आया है, उससे 100% मैं बता रहा हूं बीजेपी कहीं ना कहीं हिट तो हो रही है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।